हेलो फ्रेंड्स, दास्तान जुर्म के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। रिश्ते और जुर्म के बारे में अब तक मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, लेकिन जितनी बार भी दोहराता हूँ लगता है वो कम है। इत्तेफाक से आज एक और कहानी रिश्तों को दागदार और शर्मसार कर देने वाली आपको सुनाने जा रहा हूँ। रिश्ते और जुर्म की एक कहानी जितनी बेचैन करने वाली है, उससे ज़्यादा हैरान और परेशान करने वाली है। ये कहानी ऐसी क्यों है, जब आप इसे पूरी सुनेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। एक महिला जो 29 साल पहले कोलकाता में जन्म लेती है, जिसका नाम सूचना सेठ है और वो बेहद पढ़े लिखे परिवार से है। वो खुद पढ़ने लिखने में बेहद होशियार और फिजिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन करती है, और वो भी कोलकाता के एक नामचीन यूनिवर्सिटी से, और फिर संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन करती है। कई भाषाओं की जानकारी है। इसके बाद डेटा साइंस की पढ़ाई करती है और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करती है। दुनिया की कई नामचीन यूनिवर्सिटी से जुड़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट के तौर पर जानी जाती है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की अच्छाई और बुराई के बारे में लेक्चर देती है, ज्ञान देती है। फिर अपना एक स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब शुरू करती है। माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर, इसकी सीईओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, यानी एक तरह से कंपनी की सर्वा मालिक, कोलकाता की रहने वाली 29 साल की सूचना सेठ बेंगलुरु में रहती है। बेंगलुरु में अपनी कंपनी चलाती है। 6 जनवरी को 4 साल के अपने बेटे के साथ वो बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचती है। वहां से ये गोवा के लिए एक फ़्लाइट पकड़ती है। गोवा पहुंचती है। गोवा एयरपोर्ट से कैब लेती है और गोवा में इसने एक होटल पहले से ही बुकिंग कर रखी थी। ये होटल गोवा के कैंडोलिम इलाके में है। कैंडोलिम इलाके में एक सोल बनियान ग्रैंड होटल है, वहाँ पर ये बुकिंग थी। एक रूम इसने बुक कराया था। 4 साल के अपने बेटे के साथ 6 जनवरी को चेक इन करती है। इसके बाद 6, 7 और 8 जनवरी, इन तीनों दिन अपने बेटे के साथ गोवा में इधर उधर घूमती रहती है। वापसी शायद 9 जनवरी की थी, लेकिन अचानक 8 जनवरी 2024 की रात करीब 10 बजे ये होटल के रिसेप्शन पर फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे एक कैब चाहिए बेंगलुरु तक के लिए। होटल का ट्रैवल एजेंट पूछता है कि मैम कौन जाएगा, तो उसने कहा कि मुझे ही बेंगलुरु जाना है। तो वो कहता है कि बेंगलुरु यहाँ से करीब 550 किलोमीटर दूर है। गोवा से बेंगलुरु के सफ़र में 10 से 12 घंटे आराम से लग जाएंगे। कैब बहुत महंगा पड़ेगा। कैब से बेहतर है कि आप फ़्लाइट पकड़ लो, 1 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। वो कहती है कि नहीं, मुझे कैब से ही जाना है। आप पैसे की चिंता मत करो, आप मेरे लिए बस एक कैब बुक कर दो। और फिर इसके बाद तो ट्रैवल एजेंट को अब ऑब्जेक्शन ही क्या था, अब उसको क्या परेशानी थी। उसने एक लोकल ट्रैवल एजेंसी के थ्रू एक कैब बुक करा दिया। रात करीब 1 बजे सूचना सेठ काउंटर पर पहुंचती है, चेकआउट करती है, जो भी बिल था वो पे करती है। हाथ में एक बड़ा सा बैग था। बैग लेकर वो बाहर निकलती है। सामने टैक्सी खड़ी है, एक इनोवा कार, उसमें बैग रखती है। होटल के स्टाफ भी उसमें मदद करते हैं। उनको वो टिप देती है और टैक्सी अब बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाती है। गोवा से रात 1 बजे एक बैग के साथ 500 किलोमीटर का सफ़र तय कर रही एक माँ, जिसने अपने बेटे का कत्ल करके उसकी लाश को बैग में ही ठूंस दिया था, अब इस टैक्सी को बेंगलुरु 9 जनवरी को दोपहर के करीब 12 बजे तक पहुंचना था। यानी कि आज रात 1 बजे के वक्त सूचना सेठ चेकआउट करती है। उसके बाद उसके सफ़र की शुरुआत हो जाती है। इधर होटल के स्टाफ सब सो रहे थे। सुबह हुई तो होटल में ये होता है कि आमतौर पर जो भी गेस्ट ठहरते हैं, कुछ सुबह घूमने निकल जाते हैं, कुछ किसी काम से निकल जाते हैं और कुछ चेकआउट भी करते हैं। तो फिर कमरे की दोबारा से ड्रेसिंग होती है, साफ़ सफाई होती है। होटल के कुछ स्टाफ कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और तमाम कमरों की सफाई की जाती है। उन्हीं में से एक स्टाफ सूचना सेठ के कमरे में पहुंचता है। क्योंकि सूचना सेठ चेकआउट कर चुकी थी,
और कमरे की साफ़ सफाई भी करनी थी। साफ़ सफाई करते समय अचानक उसे फर्श पर कुछ खून की बूंदें पड़ी हुई दिखाई देती हैं। वो फ़ौरन अपने मैनेजर को इसकी सूचना देता है। मैनेजर आकर देखता है, उसे कुछ डाउट होता है। वह पुलिस स्टेशन को फ़ोन कर देता है और कहता है कि हमारे कमरे में कुछ ब्लड स्टेन मिले हैं, मालूम नहीं ये क्या है। पुलिस मौके पर फ़ौरन अपनी टीम के साथ पहुंचती है, कमरे की तलाशी लेती है, देखती है वाकई खून के निशान थे। पुलिस पूछती है कि इस कमरे में कौन रुका था, तो पता चलता है कि सूचना सेठ नाम की एक लेडी जो बेंगलुरु से आई थी, वह यहाँ 3 दिन रुकी थी और उसने रात 1 बजे चेकआउट किया था। पुलिस पहले तो ये सोचकर थोड़ी सी हैरान होती है कि रात को 1 बजे कौन चेकआउट करता है। दूसरी बार हैरान तब होती है जब होटल का स्टाफ बताता है कि वो यहाँ से बाय रोड बेंगलुरु गई है और कैब होटल वालों ने ही बुक कराया था। अब ये भी परेशान करने वाली बात थी कि एक लेडी और रात को 1 बजे अकेले बेंगलुरु के लिए कैब में बैठकर जा रही है। गोवा पुलिस को ये कुछ अटपटा सा लगा। गोवा पुलिस इस दौरान में तमाम सीसीटीवी फुटेज देख रही है। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस उसके आने की और जाने की सारी गतिविधियां चेक करती है। एंट्री के समय रिसेप्शन पर उसने अपना आईडी कार्ड भी दिखाया था। तभी होटल का एक स्टाफ बताता है कि सर, उनकी एक और बात बहुत अजीब थी। जब वो होटल में आई थी तो 4 साल के अपने एक बच्चे के साथ आई थी, लेकिन जब गई तो उसके हाथ में सिर्फ एक बैग था और बच्चा उसके साथ नहीं था। अब पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं और 6 जनवरी की एंट्री में तो साथ में एक बैग और बच्चा दोनों हैं, लेकिन एग्ज़िट यानी चेकआउट के वक्त सिर्फ एक बैग लेकर जा रही है और बच्चा उसके पास नहीं है। अब ये बात बहुत बड़ी अजीब थी। सीसीटीवी फुटेज को फिर से खंगाला गया तो देखा गया कि 8 जनवरी को बाहर घूमने के लिए जाते हुए भी और फिर होटल के अंदर आते हुए भी बच्चे की एंट्री है। फिर उसके बाद रात को 1 बजे चेकआउट करके बाहर जाते हुए नहीं है। अब पुलिस को ये बात बहुत अजीब लग रही थी और अंदाज़ा लगा रही थी कि इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है। इसके साथ पुलिस को भी ये लगा कि इतनी दूर वह कार से गई है, कैब बुक करके गई है। पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि कमरे में खून के निशान भी मिले हैं, लेकिन फिर ये भी लग रहा है कि वो माँ बेटे हैं। खैर, पुलिस वालों ने होटल स्टाफ से ट्रैवल एजेंसी का नंबर लिया। ट्रैवल एजेंसी से उस ड्राइवर का नंबर लिया जो इनोवा कैब से सूचना सेठ को बेंगलुरु ले जा रहा था। अब गोवा पुलिस कैब ड्राइवर को फ़ोन करती है। उस समय वो रास्ते में ही था, तो पुलिस ड्राइवर से कहती है कि आपकी गाड़ी में जो मैडम बैठी हैं उनसे हमारी बात करा दीजिए। ड्राइवर मैडम को फ़ोन दे देता है। अब फ़ोन सूचना सेठ के हाथ में था। पुलिस वाले सूचना से कहते हैं कि मैडम, आप होटल आई थी 4 साल के एक बच्चे के साथ, लेकिन आप वापस अकेले जा रही हैं, आपका बच्चा आपके साथ नहीं है, तो फिर वो कहाँ है? इस वक्त सूचना बिल्कुल घबराती नहीं है और ना ही नर्वस होती है, और वो कहती है कि गोवा में हमारे एक रिलेटिव हैं, उन्हीं के यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, कुछ दिनों के बाद वो आ जाएगा। पुलिस कहती है कि वो कौन से रिलेटिव हैं, कहाँ रहते हैं। वह बेखौफ एक एड्रेस देती है और कहती है कि इस एड्रेस पर मेरा बच्चा है। पुलिस एड्रेस को नोट करती है। फिर गोवा पुलिस को लगता है कि शायद उनसे कुछ गलती हुई है, बच्चा वहीं रिलेटिव के पास ज़रूर होगा। बेकार में ही हमने इस महिला को परेशान किया। पुलिस फ़ोन काट देती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पुलिस या सोच बिल्कुल अलग ही होती है और अलग तरीके से ही काम करती है। गोवा पुलिस एक पुलिस वाले को वो एड्रेस पकड़ा कर कहती है कि जाओ ज़रा इस एड्रेस पर जाकर चेक करके आओ कि यहाँ पर सूचना सेठ का 4 साल का बच्चा उनके रिलेटिव के पास है या नहीं। वो पुलिस वाला उस पते पर पहुँचता है, लेकिन उस इलाके में जाने के बाद वो एक एक करके सारे घर तलाश लेता है, लेकिन वो नंबर नहीं मिलता, वो एड्रेस या वो पता नहीं मिलता। बाद में पता चला कि ये फेक एड्रेस है, इस इलाके में ऐसा कोई एड्रेस है ही नहीं।
अब ये बात वो अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है। सीनियर अफसरों को जब ये पता चलता है कि सूचना सेठ ने उन्हें एक फर्जी एड्रेस दिया है तो उन्हें डाउट होता है। वो फ़ौरन फिर से कैब ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और धीमे से कहते हैं कि जो भी मैं कह रहा हूँ उसको तसल्ली से सुनना। तुम इस वक्त कहाँ पहुँचे हो? तो ड्राइवर बताता है कि मैं इस वक्त कर्नाटक में एक चित्रदुर्ग इलाके से गुजर रहा हूँ। पुलिस ने कहा कि मैडम को पता नहीं चलना चाहिए। तुम एक काम करना कि चित्रदुर्ग इलाके के बाद आसपास जो भी पुलिस स्टेशन नज़दीक दिखाई दे, यदि दिखाई ना दे तो कहीं पर चाय पीने के बहाने उतरो और किसी लोकल आदमी से पूछो कि यहाँ नज़दीक पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, और फ़ौरन गाड़ी को उस पुलिस स्टेशन में ले जाकर रोक देना और वहाँ जाकर जो भी थाने में मौजूद हो उस पुलिस वाले से इसी नंबर पर मेरी बात कराना जिस नंबर से मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। वह ड्राइवर भी गोवा का लोकल था। पुलिस और इन सब से उसका पाला पड़ता रहता था। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। उसने एक जगह चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी और एक लोकल से पूछा कि आसपास में कोई पुलिस स्टेशन है क्या। उसने बताया कि एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है मंगला स्टेशन। यह चित्रदुर्ग इलाके में ही है। ड्राइवर ने उसका रास्ता पूछा, गाड़ी में बैठा और गाड़ी फिर से चल पड़ी और इस बार उसने गाड़ी को बड़ी तेज़ी से दौड़ाया था और मंगला पुलिस स्टेशन के अंदर गाड़ी को घुसा देता है। सूचना सेठ को कुछ समझ में नहीं आता है कि ड्राइवर पुलिस स्टेशन में गाड़ी क्यों ले जा रहा है। तब तक ड्राइवर नीचे उतरा, पुलिस वालों की तरफ भागा और तब तक वो पुलिस को फ़ोन लगा चुका था और पुलिस को कहता है कि साहब, ये गोवा पुलिस के हैं लोग हैं, आप इनसे एक बार बात कर लीजिए। गोवा पुलिस के लोग अब कर्नाटक पुलिस से बात करते हैं और कहते हैं कि देखिए, एक केस है हमारे पुलिस स्टेशन का। यह महिला यहीं के एक होटल से गई है। उस होटल के कमरे में कुछ खून के निशान मिले हैं और इसका इस तरीके से जाना बहुत सारे शक और सवाल पैदा करता है। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इस महिला और इसके पास जो बैग है उसकी तलाशी ले लीजिए। गोवा पुलिस की इस रिक्वेस्ट पर मंगला पुलिस स्टेशन में उस वक्त मौजूद पुलिस वाले वो फ़ौरन गाड़ी के पास आते हैं, सूचना को नीचे उतरने के लिए कहते हैं। लेडी कांस्टेबल उसकी तलाशी लेती है और इस दौरान गाड़ी की डिग्गी में जो बैग रखा हुआ था उसको नीचे उतारा जाता है। अब मंगला पुलिस स्टेशन के लोग उस बैग को खोलने के लिए कहते हैं तो सूचना सेठ घबरा जाती है। बैग खुलता है। बैग के ऊपर कुछ कपड़े रखे हुए थे। उन कपड़ों को जब हटाया गया तो पुलिस वालों के कदम भी पीछे हट गए और वो खुद हैरान और परेशान रह गए। उस बैग के अंदर कपड़ों के नीचे ठूंस कर, हाथ पैर मोड़कर एक छोटे से बच्चे की लाश पैक की हुई थी। पुलिस वाले देखते ही उस लाश को बाहर निकालते हैं और देखते हैं जिंदा है कि नहीं। बच्चा तो कब का मर चुका था। वो गोवा पुलिस को फ़ौरन खबर देते हैं। गोवा पुलिस उनसे रिक्वेस्ट करती है कि देखिए, हमारे थाने का मामला है, आप इस बच्चे की डेड बॉडी को जो वहाँ का सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ एक मॉर्चरी है, उसमें भिजवा दीजिए और इसका पोस्टमार्टम करवा दीजिए और इस सूचना सेठ को आप अपनी कस्टडी में रखिए। हमारी टीम वहाँ आपके पास बहुत जल्दी पहुँच रही है, हम उसको लेकर आएंगे। मंगला पुलिस स्टेशन की टीम बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज देती है और अब सूचना सेठ उन पुलिस वालों के कब्जे में थी। इस खबर के मिलते ही गोवा पुलिस की टीम मंगला पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। मंगला पुलिस स्टेशन बेंगलुरु से 200 किलोमीटर पहले ही था। कुछ घंटे में ही गोवा पुलिस की टीम मंगला पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। गोवा पुलिस सूचना सेठ को अपने कब्जे में लेती है और लोकल कोर्ट जाती है और उनसे ट्रांजिट रिमांड ले लेती है। ट्रांजिट रिमांड का मतलब होता है कि यदि आप दूसरे इलाके में, दूसरे जुरिस्डिक्शन में गए हैं और वहाँ से किसी को हिरासत में लेकर अपने इलाके में लाना चाहते हैं तो कोर्ट की इजाज़त चाहिए होती है। यानी एक जगह से दूसरी जगह किसी और को भी ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड की ज़रूरत होती है। गोवा पुलिस ने कोर्ट में दलील दी और अदालत ने ट्रांजिट रिमांड को मंजूरी दे दी। इसके बाद अब गोवा पुलिस की टीम सूचना सेठ को मंगला पुलिस स्टेशन से लेकर गोवा के लिए चल पड़ती है। रास्ते में कुछ पूछताछ होती है। बाकी गोवा पहुंचने के बाद
सूचना से पूछताछ होती है। आधी कहानी वो रास्ते में ही बता चुकी थी, आधी कहानी वह गोवा पहुंचने के बाद बताती है। इधर इस दौरान गोवा पुलिस के मन में बहुत सारे सवाल थे कि एक माँ अपने 4 साल के बेटे के साथ एक होटल में चेक इन करती है, लेकिन बेटे को छोड़कर अकेले वापस बेंगलुरु चले जाती है। उस होटल के कमरे से कुछ खून की बूंदें मिली, तो वो खून की बूंदें किसकी थी? अगर 4 साल के उस बच्चे का कत्ल हो चुका है तो फिर कातिल कौन है? एक माँ ने अगर अपने बेटे को मारा है तो उस बेटे को मारने की उस माँ के पास वजह क्या थी? ये सारे सवाल थे। अब सूचना सेठ सामने थी, सारे सवालों को सामने रखा गया। अब सूचना सेठ ने कहानी सुनानी शुरू की और गोवा पुलिस को सारे सवालों के जवाब मिलते चले गए। पूरी कहानी कुछ यूँ है कि कोलकाता की रहने वाली सूचना सेठ, जो बेहद पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक की एक्सपर्ट, जिसका नाम इंडिया के टॉप 100 में आता है, सूचना सेठ ने अपनी स्टार्टअप कंपनी शुरू की थी, जिसकी सीईओ खुद थी। सब कुछ ठीक चल रहा था क्योंकि साइबर सिटी के तौर पर बेंगलुरु अपनी एक पहचान बना चुका है। तो अपने कैरियर के ग्रोथ के लिए बेंगलुरु पहुंच जाती है। उसी बेंगलुरु में उसकी मुलाकात एक नौजवान से होती है जिसका नाम वेंकट रमन है। वेंकट रमन केरल का रहने वाला है। वह भी एक अच्छे और पढ़े लिखे परिवार से आता है। दोनों में प्यार हुआ। लड़की बंगाल की और लड़का केरल का। मुलाकात हुई बेंगलुरु में। फिर दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और फिर 2010 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। लगभग 9 साल बीत गए। 9 साल के बाद 2019 में वेंकट रमन और सूचना सेठ को एक बेटा पैदा हुआ। 2019 में बेटा पैदा होने के बाद भी सब कुछ ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था। बेटा लगभग साल भर का हो चुका था। तभी 2020 आया, फिर कोरोना आया और इस कोरोना के आने के साथ हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। कड़वाहट इतनी बढ़ी कि दोनों अलग अलग रहने लगे। अब रहते अलग थे, लेकिन बेटा सूचना के पास था। वेंकट रमन को अपने बेटे से बेइंतहा प्यार था। वह कई बार अपने बेटे से मिलने सूचना के घर जाता था, लेकिन सूचना उससे अपने बेटे को मिलने नहीं देती थी। इस दौरान में अब दोनों ने फिर ये तय किया कि तलाक लेंगे। कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट में तलाक का मुकदमा चलता रहा और इधर तमाम कोशिशों के बावजूद सूचना वेंकट रमन को उसके बेटे से मिलने नहीं देती थी। मुकदमा चला और करीब 2-3 साल बीत गए। 2023 के आखिर में बेंगलुरु की एक सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कानूनी तौर पर दोनों को तलाक दे दिया गया, लेकिन इस फैसले के साथ सेशन कोर्ट ने एक और फैसला भी सुनाया। उसने कहा कि महीने में 4 बार यानी हर संडे को वेंकट रमन अपने बेटे से मिलने आ सकता है और सूचना सेठ इस बाप बेटे की मुलाकात के बीच कोई रुकावट नहीं बनेगी। वो उसे मिलने देगी, लेकिन बेटे की कस्टडी सूचना के पास ही रहेगी। वेंकट रमन भी बेटे की कस्टडी चाहता था और सूचना भी, लेकिन अमूमन देखा गया है कि माँ को इसका ज़्यादा मौका दिया जाता है कि बेटा जो है वो माँ के पास ही रहेगा। तो अब कोर्ट का आदेश था कि हर संडे बाप बेटे की मुलाकात होगी। ये बात सूचना को पसंद नहीं आई। कोर्ट का फैसला उसे कहीं से भी अच्छा नहीं लगा। उसे इन 3 सालों के दौरान अपने पति से इस कदर नफ़रत हो गई कि वो नहीं चाहती थी कि उसके पति को खुशी का एक पल भी नसीब हो। और उसे मालूम था कि वेंकट रमन जितनी देर तक अपने बेटे के साथ रहता है, वो बेटे से जिस तरह से प्यार करता है, उन लम्हों में वो सबसे ज़्यादा खुश होता है। और उन लम्हों की वो खुशी सूचना को बिल्कुल गवारा नहीं थी। सूचना नफ़रत में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि बाप और बेटे का मिलन और उनकी मोहब्बत और उनके पति की ये खुशियाँ उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह परेशान रहने लगी थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा नहीं सकती थी। अब सूचना को लगा कि हर संडे वेंकट रमन अपने बेटे से मिलेगा और वह खुश होगा और वह दुखी होगी। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि बाप और बेटे का मिलना ना हो। सूचना ने बहुत सोचा और
उसने इसी दौरान 7 जनवरी को संडे आने वाला था और इस संडे बाप बेटे की मुलाकात भी होनी थी, लेकिन इत्तेफाक से काम के सिलसिले में वेंकटरमन विदेश चला गया। विदेश जाने की खबर सूचना सेठ के पास भी थी। सूचना सेठ को जब ये खबर मिली कि उसका पति यहाँ नहीं है, तो उसने एक प्लान बनाया। 6 जनवरी को वह अपने बेटे को बेंगलुरु से गोवा लेकर गई। गोवा में उसने पहले से ही एक होटल बुक करा रखा था। 6, 7 और 8 वह अपने बच्चे के साथ घूमती रही। इस दौरान में कई बार ऐसे लम्हे आए, क्योंकि उसके बेटे की उम्र सिर्फ 4 साल की थी और 4 साल बड़ी मासूम वाली उम्र होती है। और इस मासूम उम्र या मासूमियत में किसी बच्चे को ये नहीं पता होता कि माँ बाप के बीच झगड़े को क्या कहते हैं, तलाक क्या चीज़ होती है, दोनों अलग कैसे रहते हैं। बच्चे को सिर्फ ये पता होता है कि उसे मम्मी भी चाहिए और पापा भी चाहिए। कई बार वह बच्चा मम्मी के साथ साथ पापा भी कहता था, और जितनी बार वह पापा बोलता था, सूचना ये बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, क्योंकि वह अपने पति से इस कदर नफ़रत करने लगी थी कि वह नफ़रत में अंधी हो चुकी थी, पागल हो चुकी थी, अपने सोचने समझने की ताकत खो बैठी थी और वह कुछ भी कर सकती थी। तो उसे लगा कि अपने पति की खुशियों को कैसे छीना जाए। फिर उसे एक विनाशकारी आइडिया आता है, और उसमें यह था कि पति की खुशियों को छीनने के लिए उसे अपनी ममता भी कुर्बान करनी पड़ेगी। मैंने शुरू में ही कहा था कि ये कहानी जितनी बेचैन करने वाली है, उससे ज़्यादा हैरान और परेशान कर देने वाली है। अब उसने अपने पति की खुशियों को छीनने का प्लान पुख्ता बना लिया था, और फिर सिर्फ पति की खुशियाँ छीनने के लिए उसने अपने ही हाथों से अपनी ही ममता का गला घोंटने से परहेज नहीं किया। 8 जनवरी की रात 8 से 10 बजे के दरमियान गोवा के उसी होटल में उसने अपनी ममता का गला घोंट दिया, बेटे को मार दिया और उसे बैग में पैक किया और ऊपर से कुछ कपड़े रख लिए। उसे पता था कि गोवा उसके लिए अनजान जगह है, अनजान शहर है, और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब गोवा में लाश को ठिकाने लगाएगी तो पकड़ी जाएगी। और फिर उसे ये भी पता था कि अगर इस बैग को लेकर वो एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ती है और बेंगलुरु जाती है, तो एयरपोर्ट पर तलाशी होती है, बैग की स्कैनिंग होती है, लाश का भेद वहीं पर खुल जाएगा। उसे लगा सिर्फ एक ही तरीका ठीक है, बेशक दूर है, लेकिन यहाँ से कैब से बेंगलुरु निकलते हैं। गोवा में और कोई जानने वाला उसका था नहीं, और तब उसने रात को कैब के लिए फ़ोन किया था, जो होटल वालों की बहुत अटपटा लगा, लेकिन वो जिद कर रही थी। और फिर उस कैब में उसी बैग को रखा जिस बैग के अंदर उसके बेटे की लाश थी। उस लाश के साथ उसने 500 किलोमीटर का सफ़र तय करने का फ़ैसला किया और वो चली भी गई। लेकिन यहाँ होटल के स्टाफ ने समझदारी दिखाई, जिन्होंने कमरे में खून के दाग देखते ही मैनेजर को बताया। मैनेजर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। होटल के स्टाफ ने पुलिस को ये भी बताया कि ये औरत एक बच्चे के साथ आई थी और जब जा रही है तो बच्चा उसके साथ नहीं है। गोवा पुलिस ने तारीफ़ का काम किया, जिसने इस होटल की सूचना पर फ़ौरन कदम उठाया। उस टैक्सी ड्राइवर का भी नंबर लिया, उससे बात की, उस महिला से भी बात की, फिर टैक्सी ड्राइवर को गाइड किया कि तुम्हें आगे क्या करना है। इस पूरे मामले में तारीफ़ का हकदार वो कैब ड्राइवर भी है, जिसने गोवा पुलिस की इन सारी बातों को ध्यान से सुना और उनके हिसाब से उसने सारा काम किया और फिर गाड़ी को पुलिस स्टेशन ले गया। इन सारे लोगों ने मिलकर अपना अपना फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाया और इस तरीके से सूचना सेठ पकड़ी जाती है। इस कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि अब तक ये सुना था कि मोहब्बत की इंतहा कुछ ऐसी होती है कि जिसमें आदमी अंधा होकर पता नहीं क्या से क्या जुर्म कर बैठता है। नफ़रत की इंतहा इतनी कि एक पत्नी अपने पति की खुशियाँ छीनने के लिए अपने ही बेटे को कुर्बान करने से पीछे नहीं हटती। उसकी इस हरकत से औरत की ममता रुस्वा हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक बहुत ही अफसोसनाक कहानी। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है।
दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।